बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। और बच्चे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में हम जो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, इसकी यूनिट जो फोर्थ है, और इसमें जो चैप्टर नंबर सेकंड है और इसका पार्ट 2 है, और इस वीडियो में ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, भारत में शक्ति संरचना वर्ग। कल की वीडियो में आपने इसका पहला पार्ट देखा था, यानी पहला पार्ट हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं दूसरा पार्ट। ये आपके सामने देखिए, यूनिट फोर्थ है। पहला चैप्टर आपका हो चुका है, दूसरा आज हो जाएगा, यानी ये दोनों खत्म हो चुके हैं। फिर हमारा एक चैप्टर बच जाएगा पितृसत्तात्मकता, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वीडियो में, वो है भारत में वर्ग का इतिहास। कल हमने क्या देखा था, वर्ग क्या होता है, उसका उसका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या है, वर्ग की परिभाषाएं क्या है, मार्क्स के क्या विचार है, वेबर के क्या विचार है, वेलनर के क्या विचार है, विभिन्न जो पाश्चात्य विद्वान थे उनके क्या विचार थे, वो हमने कल देखा था। पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के बारे में, यानी भारत में वर्ग का इतिहास। तो आपको पता होगा कि भारत जो है एक विविधता वाला देश है, और लगभग लगभग 200 वर्षों तक तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उससे पहले मुगलों के गुलाम रहे, ठीक है, लगभग 700-800 वर्षों तक। तो ये, अगर हम बात करें पुराने समय से, तो भारत में वर्ग जो थे पुराने समय से ही आपको समाज में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, भारत में वर्ग का इतिहास जो है हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो आजादी से पहले के युग में, यानी जब मतलब आजादी हमें, जैसे मान लो 1947 में मिली आजादी, तो इससे पहले वाले युग के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आजादी के बाद वाले समय में, यानी दो हिस्सों में इसको बांटकर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आजादी से पहले वाले युग के बारे में, ठीक है। तो आजादी से पहले वाले युग को देखिए ध्यान से एक बार यहाँ पे। अ, आजादी से पहले भारत का समाज जाति संरचना के अनुसार विभाजित था। अब क्या आजादी के बाद जाति व्यवस्था खत्म हो गई? नहीं, जाति तो आज भी है। ये कहने का मतलब ये है कि जाति वाले जो भेदभाव थे वो आजादी से पहले ज्यादा थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, जाति प्रथा को समाप्त किया गया, संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जाति वाली जो मतलब भेदभाव हुए, धीरे धीरे कम होने लगा है। भारत में वर्ण व्यवस्था पहले से ही थी। वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ रखी है, हिस्ट्री में भी पढ़ी है 12th क्लास में, कि 4 वर्णों का जिक्र हो रखा है उसमें। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनके सभी के काम भी निर्धारित थे, यानी कि कौन सा काम किसे करना है। तो ब्राह्मणों वाले में आपको पता है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ठीक है, दान लेना, दान देना, कुछ इस प्रकार से ब्राह्मणों के काम होते थे। क्षत्रिय का काम होता था, राजा होते थे क्षत्रिय, राजपाट करना, शासन चलाना, प्रजा की रक्षा करना। वैसे जो होते थे कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। शूद्र जो होते थे इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। तो ये जो है हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, इनके अलावा एक ऐसा पंचम वर्ग भी है, इनके अलावा एक पांचवा वर्ग भी है जो इन चारों वर्णों से बाहर है। वो जिसमें इसमें पांचवें वर्ग में कौन से लोग आएंगे? बाहरी लोग या विदेशी लोग जो आ गए हों, विजय प्राप्त करने वाले लोग, दास, ये सभी क्या हो जाएंगे? अलग एक पंचम वर्ग में हो जाएंगे। इस विभाजन के कारण ही समाज में वर्ग के चरित्र का जन्म हुआ था। यानी इसी विभाजन के कारण समाज में वर्ग वाली व्यवस्था और ज्यादा प्रखर हो गई थी। जाति प्रथा कठोर होने के कारण समाज में गतिशीलता को प्रतिबिंबित किया गया, ठीक है। जाति प्रथा जो थी वो कठोर थी। आपको पता है कठोर का मतलब क्या है? कठोर का मतलब यह है कि कोई किसी जाति में जन्म लेता है तो वो उस जाति का ही रहेगा। अगर कोई निचली जाति में जन्म लेता है तो वो निचली जाति का ही माना जाएगा। कभी भी कोई भी अपनी जाति को बदल नहीं सकता। और जाति वाले चैप्टर में मैंने आपको कुछ नियम भी बताए थे कि अपनी जाति से दूसरी जाति मतलब बाहर जाकर शादी नहीं कर सकते हैं, विवाह में प्रतिबंध था, और भी बहुत सारी चीजों में प्रतिबंध लगा रखे थे। तो यानी जाति व्यवस्था जो है कठोर आप व्यवस्था कह सकते हो, ठीक है। इसके कारण समाज की जो गतिशीलता थी वो रुक गई थी, प्रतिबंधित हो गई थी। गतिशीलता क्यों प्रतिबंधित हो गई थी? मैंने आपको कल बताया था। जैसे मान लीजिए लोहार का बेटा है, तो वो उसका काम लोहार का ही करेगा। वो ऐसी मतलब बंदिशें थी एक समय में। तो आप समझ सकते हो कि समाज की गतिशीलता रुकी जाएगी। कई पीढ़ियों तक यही चलता आया। लेकिन वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लोगों का शोषण जो था वो बढ़ गया था जाति व्यवस्था में। स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता से पहले के युग में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करने वाली एक जनसंख्या के वर्ग का उदय हुआ। देखिए, जब अंग्रेज आए थे तो वहां पे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और सिस्टम लागू किया। वहां पे इन्होंने अपनी अंग्रेजी की शिक्षा पढ़ानी और
स्कूलों में कॉलेजों में शुरू कर दी थी। तो एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया, उभर गया, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुका था और अंग्रेजी जानने लगा था, यानी एक नए वर्ग का उदय हो गया था अंग्रेजों के समय में। इसमें बड़े पैमाने पर विदेशी शिक्षित बुद्धिजीवी थे, और इसमें वकील, भारतीय सिविल सेवा, चिकित्सक इत्यादि ये सभी शामिल थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कोमा है, यहाँ पे मैं कोमा डालना भूल गया हूँ। वकील, भारतीय सिविल सेवा और चिकित्सक, ये सारे जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या है, आप इसको एक नया वर्ग कह सकते हो, जो कि शिक्षित वर्ग भी आप इसे कह सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। 19वीं सदी के मध्य के बाद से भारत में पूंजीपति वर्ग भी उभर कर सामने आया, और 1914 से 1947 की अवधि में भारत में पूंजीपति वर्ग जो था वो धीरे धीरे उभरने लगा था। इस पूंजीपति वर्ग के बारे में पढ़िए। देखिए, पूंजीपति वर्ग ने उपनिवेशवाद, यानी जो अंग्रेजों वाला सिस्टम था, उनका जो शासन था, और अंग्रेजों के हितों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते हुए स्वयं उपनिवेशवाद से जगह खाली करके एक नई जगह बनाई। इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, और ये पूंजीवादी वर्ग जो था वो राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके आंदोलन से जुड़ गया। और भारतीय मजदूर जो थे वो भी, उनका भी बहुत शोषण होता था। आपको बताया मैंने कि उनको क्या करते थे कि मतलब उनको जो वेतन था वो बहुत कम दिया जाता था, और काम उनसे बहुत ज्यादा करवाया जाता था। अंग्रेजों की कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में वो मजदूर लोग काम करते थे। तो बहुत बड़ी समस्या इनके सामने आ रही थी। तो इसीलिए जो मजदूर थे ये भी बड़े पैमाने पे क्या हुए, ये जो कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि ये लोग बड़े पैमाने पर अंग्रेजों की स्वामित्व वाली कंपनियां जो होती थी, यानी अंग्रेजों के अधिकार वाली जो कंपनियां होती थी, उसमें काम करते थे। और इनके साथ अमानवीय बर्ताव होता था। अमानवीय बर्ताव पता है क्या है, कि इनसे 12-12 घंटे तक काम कराया जा रहा है, पैसा इनको बहुत कम दिया जा रहा है, वहां पे मतलब अच्छी हालात नहीं है, गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, उनको अच्छी जगह रहने को नहीं मिलती, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है, इनको अवकाश नहीं मिलता है, बहुत सारी समस्याएं इनके सामने थी। अमानवीय बर्ताव इनके साथ होता था। इन्हें कम वेतन देकर लंबे समय तक इनसे काम करवाया जाता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय मजदूर वर्ग के भीतर भी एक वर्ग चेतना देखी, यानी ये जो मतलब वर्ग था ना मजदूरों का, ये भी थोड़ा जागरूक हो गया, और ये भी मतलब आंदोलन वगैरह में शामिल होने लगा। इनको अपने आंदोलन में शामिल किया गया कांग्रेस के द्वारा, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे। लाला लाजपत राय जो थे वो समझदार थे, बिल्कुल वो समझ चुके थे इस बात को कि भाई ये जो मजदूरों का वर्ग है एक बहुत बड़ा वर्ग है, और इसको अगर हम साथ ले लेंगे तो हमारा आंदोलन जो है मजबूत रहेगा। इसीलिए इन्होंने हमेशा मजदूरों के को साथ लेकर साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने पर बल दिया था, और इन्होंने इनके हितों की बात भी की थी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। ये तो आजादी से पहले की बातें हो गई। आजादी के बाद के समय में क्या हुआ, देखिए आजादी से पहले के समय में भी कई तरह की समस्याएं सामने आई थी। ये मजदूर लोग जो थे, कई बार इन्होंने हड़तालों में, गांधी जी कहते थे ना कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था, असहयोग आंदोलन आया था, तो उनके साथ जब जुड़ गए थे तो इन्होंने कह दिया था भाई कि हम मतलब काम नहीं करेंगे उनके साथ। आजादी के बाद के युग में देखिए क्या वर्ग वाली व्यवस्था में बदलाव आए। आजादी के बाद के वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाया। आजाद भारत ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। सरकार ने भूमि सुधार की कई सारी नीतियां लागू की, यानी भूमि सुधार के कानून लागू किए। किसानों को भूमि अनुदान दी गई, यानी उनको जमीन जो थी अनुदान में दी गई, क्योंकि देखो क्या होता था, जमींदार जो होता था उसके पास बहुत बड़ी जमीन होती थी। अब इतनी बड़ी जमीन थी, जमींदार जो था एक अमीर वर्ग था, बहुत सारी जमीन होने के कारण उसका रुतबा होता था, समाज में वैल्यू होती थी, लेकिन वो इतनी बड़ी जमीन होने के बाद भी शोषण करता था गरीब लोगों का, ठीक है। तो इसीलिए जो गरीब किसान थे उनके पास खुद जो जिसकी रोजी रोटी खेती से चल रही है उसके पास जमीन नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको खेती में दूर दूर तक कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है। तो ये व्यवस्था बहुत गंदी थी, बेकार थी। इसीलिए जमींदारी व्यवस्था को खत्म करके भूमि सुधार कानून को लाकर इस भूमि को छीन कर, तोड़ कर, काट कर गरीब किसानों में विभाजित करने का कानून लाए गए थे। भारत में मजदूर वर्ग भी भारतीय राजनीति में एक मुख्य शक्ति के रूप में उभरा। क्यों? क्योंकि देखिए इनकी ना मजदूरों की भी एक यूनियन होती थी, और वो यूनियन जो थी होती थी वो भी मतलब कई बार साथ आ जाती थी, क्योंकि यहाँ लगभग 38% आबादी जो थी वो काम करने वाली आबादी थी, कुछ ना कुछ कार्य में लगी हुई थी। इसलिए भारत में बसे मजदूर वर्ग के रूप में इनका राजनीति में एक महत्वपूर्ण वर्ग माना जाता है, ठीक है। भारतीय राजनीति में मजदूरों को भी एक महत्वपूर्ण वर्ग माना जाता है, क्योंकि इनकी संख्या जो होती है बहुत बड़ी होती है। मजदूर जो थे वो संगठित हुए, एक साथ हुए, पूंजीवादी ताकतों पर दबाव बनाने में भी सफल हुआ, क्योंकि पूंजीवादी जो लोग थे वो क्या करते थे, इनका शोषण करते थे, इसीलिए मजदूर उनके खिलाफ हुए। मजदूर वर्ग की कई यूनियन बनाई गई। देखिए यूनियन बनाई जाती है मतलब उनका एक संगठन बनाया जाता है, मजदूरों का एक संगठन होता है, ठीक है। ऐसे ही मतलब हर, चाहे कोई किसी भी नौकरी को करता हो,
उन सभी का एक संगठन होता है। मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल छोटे लेवल से बताता हूँ। अगर आप बाल कटवाने जाते हो ना किसी नाई के पास, तो आपको नहीं पता होगा पर उन नाइयों की भी एक यूनियन होती है। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो टीचर के पास, तो आपको शायद ना पता हो उन टीचर की भी एक यूनियन होती है। ठीक है, अगर आप मजदूर से कोई काम कराते हो तो उन मजदूरों की भी एक यूनियन होती है। ठीक है, ये चीजें आपको शायद वैसे पता होंगी आप सभी को, पर किसी को ना पता हो तो हर लेवल पे इनकी इनके संगठन होते हैं, इनके यूनियन होते हैं जो इनके हितों की बात करते हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों को इन्होंने समर्थन दिया, जैसे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कुछ इनके संगठन हैं। यहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो पूंजीपति वर्ग होते थे इनकी भी अपनी यूनियन होती थी भाई। अब ये मत सोचना कि केवल मजदूरों की ही यूनियन होती है, मैंने आपको बताया सभी की यूनियन होती है। इनकी भी अपनी यूनियन यानी अपने संगठन थे, ये इनके हितों के लिए काम करते थे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये जो आप देख रहे हो ये यूनियंस वगैरह है इनकी कुछ। अब देखेंगे भारत जो आपने देख लिया, आजादी से पहले भारत में वर्ग व्यवस्था, आजादी के बाद भारत में वर्ग व्यवस्था। अब भारत में वर्ग संरचना देखो, इनका स्ट्रक्चर क्या था। तो देखिए भारत में ना वर्ग संरचना हम बहुत अच्छे से हमें समझना है। भारत में वर्ग संरचना में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। समाज मेनली अगर बात करें, वैसे तो वो कई हिस्सों में बटा होता है, पर मुख्य बात करें तो तीन हिस्सों में हम मान सकते हैं। जैसे कृषि वर्ग यानी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो खेती करता है। श्रमिक वर्ग यानी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मतलब श्रम करता है, मजदूरी करता है। पूंजीपति वर्ग जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा। ठीक है, पूंजीपति लोग कम होते हैं, मैं बताऊं आपको, अमीर लोग कम होते हैं, गरीब लोग ज्यादा होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, मुट्ठी भर लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो पूंजीपति वर्ग ये हो सकता है, और ये हमारे समाज में था। लेकिन एक नया वर्ग भी सामने आया। देखिए पहले तो क्लियर होता था, अगर 50 60 70 80 साल पहले पीछे जाओगे आप तो सीधा होता था भाई आपके सामने। दो ही वर्ग आपको दिखेंगे समाज में, एक तो गरीब होगा या दूसरा अमीर होगा। अमीर होगा तो ज्यादा अमीर होगा, गरीब होगा तो बहुत गरीब होगा। बीच वाला हिस्सा नहीं होता था ज्यादातर। ठीक है, बहुत कम था। लेकिन बाद में एक नई व्यवस्था शुरू हुई, जो गरीब जो धीरे धीरे अपने लेवल से, देखिए यहाँ पे क्या था, एक गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है। लेकिन जब गरीब धीरे धीरे अपना मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा, तो वो एक नए वर्ग में शामिल हो गया जिसको हम बोलते हैं मध्यम वर्ग। ठीक है, तो इस मध्यम वर्ग को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अब ये देखिए, ये जो भारतीय समाज के वर्ग मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक टॉपिक वाइज समझ के पढ़ते हैं। अभी आपको मैं एक बार में चारों पॉइंट बताएं, बट अब इसको आप इंडिविजुअल टॉपिक समझो और अब पढ़ो। केवल कृषि वर्ग पे ध्यान दो पहले। भारत जो है एक ऐसा देश है जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो प्राचीन समय से ही कृषि करती है, खेती करती है। और भारत में निर्वाह कृषि की जाती थी। आपको पता है कृषि इतनी की जाती थी जितने से किसान की रोजी रोटी चल जाए। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, और कृषि में भी कई सारे बदलाव आए। अब निर्वाह कृषि को छोड़कर वाणिज्य कृषि पे भी हमारा ध्यान जाने लगा। और अब भारत में कई तरह की कृषि होती है, ये आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 12th और 10th लेवल पे ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आगे देखिए, भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग गांव में रहता है और कृषि कार्यों में संलग्न है। अमेरिका में जन्मे एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है डैनियल थॉर्न। ये जो डैनियल थॉर्न थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था भारत में कृषि संभावना। इन्होंने क्या करा, भारत को देखा, भारत की व्यवस्था को देखा, भारत को समझा, और उसके बाद इन्होंने कुछ लिखा और अपनी पुस्तक में लिखा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम वर्गों की। तो यहाँ पे देखिए कृषि, अभी हम देखिए केवल इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ रहे हैं, कृषि वर्ग। आप ध्यान दीजिए, कृषि वर्ग ही पढ़ रहे हैं अभी हम नए टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं। मालिक और जमींदार वर्ग, मालिक या जमींदार वर्ग कौन सा वर्ग है, ये वही वर्ग है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यानी ये जो इनके पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी पर ये खेती नहीं करते थे। ठीक है, मालिक वह है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है पर वो खेती नहीं करता। सोचो जिसके पास हजारों एकड़ जमीन होगी, क्या वो खेती करेगा? नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन इसकी आय जो थी, इसकी जो कमाई जो थी, इसका पैसा जो था वो खेती से ही आता था। अब आप सोचोगे भाई जब इसके पास जमीन है और ये खेती नहीं करता, तो इसकी आय खेती से कैसे आती है, कैसे पॉसिबल है ये? तो इसका आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए ए नाम का एक जमींदार है, उसके पास बहुत बड़ी जमीन है, मतलब इतना बड़ा खेत है। उस खेत के
4 हिस्से कर रखे हैं, मान लीजिए इसके पास 4 खेत है। ये खेती एक खुद नहीं करेगा, ये अपनी खेती को दे देगा किराए पर, या फिर बट्टे बटाई बटाई बोलते थे, पट्टे पर बट्टे पर, इस तरीके से खेती कराई जाती थी। इसमें क्या होगा, कोई एक्स नाम का किसान आएगा, वो इस वाली जमीन को ले लेगा, कहेगा मैं इस पे खेती करूंगा। कोई वाई नाम का किसान आएगा, वो कहेगा मैं इस पे। कोई जेड नाम का किसान आएगा, वो ले लेगा। कोई आर नाम का किसान आएगा, वो ये ले लेगा। मतलब अलग अलग जमीन ले लेंगे। अब किसान क्या करेंगे भाई, अब ये जमीन का मालिक जो है, मालिक है ए, यानी पूंजीपति, मालिक वही है, मालिकाना हक उसी का है। लेकिन मजदूर लोग, किसान लोग आके इसकी जमीन पे खेती करेंगे, पूरे साल खेती करेंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, अनाज उपजाएंगे, उसकी रखवाली करेंगे, उसको रखेंगे। और जब फसल कटेगी तो खेती का, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा फसल का हिस्सा है, तो इसमें से एक काफी बड़ा हिस्सा जो है वो जमींदार को दे देंगे। क्यों दे देंगे जमींदार को? क्योंकि जमींदार की जमीन थी, उसकी जमीन पे इन्होंने खेती करी थी, उनके पास खुद की जमीन नहीं है। और एक छोटा सा हिस्सा खुद ले लेंगे, जिससे अपनी रोजी रोटी चला लेंगे, अपनी रोटी चलाएंगे, अपनी आजीविका चलाएंगे। तो अब आप समझ गए ना, बट्टे पे पट्टे पे जो भी इसको कहा जाता है सिस्टम, अलग अलग जगह आप गाँव वगैरह में देखोगे तो हमारे यहाँ पे तो बटाई कहा जाता है, आपके यहाँ पे कुछ और कहा जाता होगा शायद, या किराए पे आप ज्यादा अच्छा शब्द समझोगे। तो ये होता था सिस्टम। अब मान लीजिए जमींदार ने क्या करा, जमींदार के पास बहुत सारी जमीन थी, उसने दे दिया भाई खेती को। जमींदार ने कुछ भी नहीं करा, लेकिन जमींदार के पास बहुत सारी फसल आ गई, बहुत सारा अनाज आ गया। मेहनत किसने करी? मेहनत सारी करी थी उस बेचारे मजदूर या किसान ने, लेकिन उसको क्या मिला? एक छोटा सा हिस्सा मिला। अब आप समझ गए ना, मालिक और मजदूर और किसान में क्या अंतर था। मालिक वो था जो कुछ भी नहीं करता था, बस उसके पास जमीन थी, फिर भी वो अमीर था। तो ये पूरा खेल चलता था, सिस्टम था पूरा, जमींदारी व्यवस्था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मजदूरों से खेती कराते थे, उसका हिस्सा ले लेते थे। अब दूसरा देखिए, किसान में कृषि वाला सिस्टम ही पढ़ रहे हैं हम, कृषि वर्ग। इसी में एक और पॉइंट पढ़ेंगे, किसान और धनी वर्ग। यानी किसान भी देखिए दो तरह के किसान होते हैं। अब आपका, जब भी किसान वर्ड आप सुनते हो तो आपके दिमाग में गरीब किसान की इमेज आ जाती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता था। किसान भी दो तरह के होते थे, एक गरीब किसान और एक थोड़े बहुत मतलब अमीर भी आप कह सकते हो, ऐसे किसान जो धनी वर्ग होते थे। ये एक ऐसा वर्ग था जिसमें किसान शामिल है, और ये दयनीय स्थिति में नहीं थे। क्यों क्यों दयनीय स्थिति में नहीं थे? क्योंकि इनके पास धन था। अब तीसरे लेवल के किसान देखो, मजदूर या फिर मझोले किसान। ये किसान भूमि पर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे, आजीविका चलाते थे। इसमें गरीब किराएदार शामिल हैं। इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, बेकार थी, इनकी आय बहुत कम थी, और ये बटाई पर खेती करने आते थे। ठीक है, ये कैटेगरी हो जाएगी। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा की समाप्ति से बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा मिला इसका। हरित क्रांति, जब आपको पता 1960 के दशक में हरित क्रांति जो आई थी, उसमें क्या हुआ था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को फायदा हुआ था। ठीक है, ये बात है लगभग लगभग 1965 के बाद की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 1965 66 1964 के बाद की, सॉरी 1964 से 1966, उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जो पीएम बने थे, उनके समय की बात है ये। अभी भी हम कृषि ही पढ़ रहे हैं, टॉपिक समझिए। आगे देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन हैरिस। इन्होंने ग्रामीण समाज को देखा और ग्रामीण समाज को समझा और उसके बारे में लिखा। इन्होंने कुछ बदलावों को लिखा। ये कहते हैं कि 1970 के दशक के बाद किसान वर्गों में काफी बदलाव आया। भूमि जो है अब स्थिति और शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक है। देखिए अब क्या है कि जो भूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक है। महत्वपूर्ण निर्णय किस चीज का है? स्थिति और शक्ति, यानी कि समाज में किसका स्टेटस कितना है, वो कैसा है, वो उसकी जमीन से पता लगता था। आप देखते हो गांव वगैरह में आज के समय में भी अगर शादी ब्याह की जाती है तो परिवार का बैकग्राउंड देखा जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसके पास जमीन कितनी है। ठीक है, खेत कितने हैं, जमीन कितनी है। आज भी मतलब ये स्टेटस और शक्ति का मतलब एक प्रतिरूप बना हुआ है। तो उस समय भी ऐसा हो गया था। अब विशेष रूप से कृषि से होने वाले लाभ जो थे उसमें गिरावट आ रही थी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप एक चीज और समझिए, ये मैं आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता था पहले कि आज के समय में नौकरी को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन एक समय में ऐसा नहीं होता था। उस समय में खेती करना गर्व का काम माना जाता था। यानी जो जो व्यक्ति किसान होता था, खेती करता था, वो गर्व का काम होता था, बहुत अच्छा काम माना जाता था। जब कोई किसान का बेटा अगर अपने बाप से पिता से ये कहते
कि भाई पापा मैं जाऊंगा और मैं शहर में जाके नौकरी करूंगा, तो उसके जो पिताजी होते थे या गांव वाले होते थे उसको खूब झाड़ते थे, कहते थे तू नौकरी करेगा, यानी कि नौकरी का मतलब होता था गुलामी करना। कहते थे तू नौकरी करेगा, तू गुलामी करेगा किसी की, जबकि यहाँ पे अपने खेत है, खेती करते हैं, मतलब खेती करने का काम गर्व का काम, और नौकरी करने का काम गुलामी का काम। आप देखो समाज में मतलब कैसी सोच थी, क्या मतलब सिस्टम था। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, वो वैल्यू गिरती गई। अब क्या हो गया, खेती की वैल्यू जो है वो गिरने लगी, और नौकरी की वैल्यू जो पहले कम होती थी वो ज्यादा होने लगी। अब उसका आज के समय में खेती करना नहीं चाहता है कोई भी, हर कोई चाहता है मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए। ठीक है, तो ये समाज में बदलाव आया। आज से अगर 50 साल पहले आप के पीछे के समाज में जाओगे तो आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, ऐसा होता था। लेकिन आज समाज कैसा हो गया आप समझ जाओ। तो यहीं पे बताया गया है कि मतलब अब जो कृषि से होने वाला जो लाभ था उसमें गिरावट आने लगी थी। गिरावट क्यों आ रही थी, क्योंकि जो युवा थे ना, ज्यादातर युवा वो कृषि करने के बजाय नौकरी के विकल्प को चुन रहे थे। यानी वो नौकरी करना गर्व का काम महसूस करने लगे थे और खेती छोड़ने लगे थे। गरीबी में भी बड़ा बदलाव नहीं आया, गरीब तो जो गरीब किसान थे वो गरीब ही हैं। ग्रामीण समाज में सशस्त्र विद्रोह होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, जिससे क्या हुआ, सरकार यानी राज्य, भारतीय राज्य, राज्य का मतलब है यहाँ पे सरकार, यानी सरकार के लिए ये बड़ी आंतरिक सुरक्षा की चुनौती हो गई। और राजनीतिक वर्ग ने किसानों को हमेशा चुनावी लाभ के नजरिए से देखा है। देखिए किसान भी एक वोट बैंक होता है। किसान वोट बैंक कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे खेती आज भी महत्वपूर्ण है। किसानों का एक बड़ा समुदाय, हालांकि अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी बड़ा समुदाय खेती करता है। तो इसीलिए जो राजनेता होते हैं हमारे, वो इसको वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। अब आ गया हमारा सेकंड, कृषि वर्ग हमारा खत्म हो गया है, श्रमिक वर्ग यहां से शुरू हो गया सेकंड पॉइंट। अब ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है आपका, अलग टॉपिक है। ठीक है, सेपरेट टॉपिक समझिए इसे। श्रमिक वर्ग कारखानों में मजदूरी करता है। जब देश आजाद नहीं हुआ तब अंग्रेज जो थे इनका खूब शोषण करते थे। इन्हें अमानवीय स्थिति में इनसे काम करवाते थे, इनको मजबूर किया जाता था। वेतन जो मिलता था बहुत कम मिलता था, यानी जिससे बहुत मुश्किल से ही रोटी चल पाती थी। जिस कारण से स्वतंत्रता से पहले इन मजदूर वर्गों ने कई आंदोलन किए, कई बार मील पे हमला कर दिया, कारखानों में हड़ताल कर दी, रेलवे की हड़ताल कर दी। लेकिन बाद में मजदूर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग के टॉपिक में बता चुका था आपको ये मजदूर वाला। तो एक विद्वान है, उनका नाम है विवेक चिब्बर। विवेक चिब्बर क्या कहते हैं, देखिए विवेक चिब्बर कहते हैं कि आजादी के बाद के दौर में कम्युनिस्ट को समर्थन करने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विरोध में आ गई। कम्युनिस्ट क्या है, एक वामपंथी विचारधारा है। ये वही वामपंथी विचारधारा है जिससे नक्सलवाद निकला है। और आज के समय में भी ये कम्युनिस्ट जो है एक खतरनाक विचारधारा भी आप समझ सकते हो इसे। लेकिन एक दूसरे विद्वान ने कहा कि श्रमिक संघ निरंतर बने हुए थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। एक विद्वान कह रहा है कि ये जो आजादी के बाद के दौर में कम्युनिस्ट को समर्थन करने वाले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो पार्टी थी उसका विरोध करने लगी थी। दूसरे विद्वान कह रहे हैं कि भाई श्रमिकों का संघ जो है, मतलब जो संगठन है वो निरंतर बने ही हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मजदूर वाला। अब तीसरे टॉपिक पे आ गए हम, पूंजीपति वर्ग। ये पूंजीपति जो होते हैं अमीर होते हैं, इनके पास पूंजी बहुत ज्यादा होती है और ये बड़ा व्यवसायिक वर्ग भी होते हैं, बिजनेस वगैरह में लगे होते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है रुडोल्फ। रुडोल्फ कहते हैं कि भारत में संगठित श्रम के हितों की तुलना में व्यापारी वर्ग के हितों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलता है। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पे। ये कहते हैं कि भारत में संगठित श्रम, श्रमिकों, यहाँ पे श्रमिकों आएगा, संगठित श्रमिकों के हितों की तुलना में व्यापारी वर्ग को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी कि जो मजदूर लोग हैं उनको कम महत्व दिया जाता है, मजदूरों की यूनियन को कम महत्व दिया जाता है, लेकिन जो व्यापारी अमीर लोग हैं उनको अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है, ऐसा ये कह रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए विवेक चिब्बर जो विद्वान है, इन्होंने क्या कहा। विवेक चिब्बर कहते हैं कि भारतीय राज्य यानी हमारी सरकार बड़े व्यापारी वर्ग को अनुशासित करने में असफल रही है, क्योंकि ये कमी बता रहे हैं सरकार की, हमारी सरकार में कमी है। भारतीय सरकार जो है निजी क्षेत्र में विकास के लिए अस्पष्ट थे। देखिए उस टाइम पे निजी क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था, ये आजादी के बाद के समय की बात है। निजी क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया ही नहीं जाता था, इसीलिए मतलब ये कहा जाता है कि भारत जो था वो पिछड़ा रह गया।
लेकिन जैसे ही राजनीतिक नेतृत्व बदला वैसे ही व्यापारी वर्ग ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, क्योंकि देखिए जब एक राजनीतिक नेतृत्व बदल जाता है तो जो नया पीएम आता है वो नई सोच वाला व्यक्ति होता है, वो देश को बदल सकता है। दोनों पक्ष के प्रयासों से भारतीय राज्य और भारतीय व्यापारी वर्ग जो था आम सहमति पर एक साथ आने लगे। यानी सरकार और जो व्यापारी थे इनके बीच में नहीं बन पा रही थी कभी, अब ये दोनों क्या हो गए, एक साथ आने लगे और आपस में बैठकर बातचीत करने लगे। फिक्की, एसोचैम, सीआई जैसे संस्थानों ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई। अब ये फिक्की, एसोचैम ये है क्या? देखिए फिक्की क्या है, ये जितने भी संगठन है ना ये व्यापार से संबंधित संगठन है। फिक्की क्या है? देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है जिसको फिक्की कहा जाता है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की इसका नाम है, इसे याद कर लीजिए। भारत में व्यवसाय व्यापारिक संगठनों का संघ है फिक्की। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1927 में हुई थी। किसके कहने पे? महात्मा गांधी की सलाह पे हुई थी। घनश्याम दास बिरला जो थे और पुरुषोत्तम ठाकर नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अब आपको नाम से ही पता लग गया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, यानी व्यापार और उद्योगों से संबंधित एक संगठन है। दूसरा है एसोचैम, ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल या एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों का एक प्रतिनिधि संस्था है। ये 1920 में बना था और इसमें 1 लाख से ज्यादा कंपनियां भारत की शामिल हैं और भारत की वाणिज्य और व्यापार के हितों की रक्षा के लिए काम करता है, यानी जो भारत का व्यापार वगैरह होता है उसकी रक्षा के लिए काम करता है। तीसरा है सीआईआई। अब सीआईआई क्या होता है? देखिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये क्या है? एक गैर सरकारी, ये आप एनजीओ टाइप का समझ लीजिए, गैर लाभ उद्योग नेतृत्व और उद्योग प्रबंधित संगठन है। ये क्या करता है? भारतीय औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में। यानी ये जो संगठन है ना, 3 संगठन, ये सारे क्या है? व्यापार और व्यापारियों से संबंधित है, इनकी मदद करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। और अब सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा मध्यम वर्ग, यानी जो हम कैटेगरी पढ़ रहे थे भारत में वर्ग, जो जैसे हमने किसान वाला वर्ग पढ़ लिया, मजदूर वाला वर्ग पढ़ लिया, ठीक है, पूंजीपति वाला वर्ग पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग भारतीय समाज में अलग अलग समूहों का गठन करते हैं और इसमें छोटे पूंजीपति शामिल है। देखिए मध्यम वर्ग क्या होता है? ये ना तो बहुत ज्यादा गरीब होता है और ना ही ये बहुत ज्यादा अमीर होता है, ये बीच की कैटेगरी में, मिडिल क्लास आप इसे कह लो, ठीक है, मिडिल क्लास होता है एक तरह से ये। इनके पास पूंजी होती है पर वो छोटी पूंजी होती है। ये देश के राजनीति में मध्यम वर्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि देश में ना आज के समय में मध्यम वर्ग जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। विद्वान है एक माइकल कैल्की, इन्होंने कहा है कि अमीर और मध्यम किसान, ग्रामीण लोग, अर्ध ग्रामीण बस्तियों के व्यापारी, छोटे पैमाने निर्माता, खुदरा विक्रेता, ये सब क्या आते हैं? मध्यम वर्ग में आते हैं। अब आप कहोगे मिडिल क्लास में कौन आते हैं? तो मिडिल क्लास में माइकल ने एक बताया है कि जो अमीर और मध्यम किसान हैं वो आते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, या जो अर्ध ग्रामीण बस्तियों के व्यापारी लोग होते हैं, या जो छोटे पैमाने के निर्माता होते हैं, यानी जो कोई चीज बनाते हैं, उनका कोई उद्योग है पर वो छोटे पैमाने पे बनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई खुदरा विक्रेता हो, कोई सामान वगैरह बेचता हो, या कोई आम दुकानदार हो, वो सब क्या होते हैं? मध्यम वर्ग में आ जाते हैं, ऐसा माइकल कहते हैं। एक और विचारक हैं, विद्वान हैं, जिनका नाम है देश पांडे। अब इन्होंने मध्यम वर्ग के बारे में क्या बताया? देखिए यहाँ पे क्या है, अलग अलग विचारक आते हैं, अलग अलग विद्वान आते हैं और वो एक ही चीज पे अलग अलग बातें बता जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएशन में यही फंडा है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग के बारे में 10 विचारक आएंगे, 10 के 10 अपनी अपनी 10 डेफिनेशन दे जाएंगे, अपने अपने विचार दे जाएंगे उसी टॉपिक पे। आपको 10 के 10 ही पढ़ने पड़ेंगे, 10 के 10 समझने पड़ेंगे। यही आपके में चलता है ग्रेजुएशन में, तो आपको ये ध्यान रखना है। देश पांडे क्या कहते हैं कि मध्यम वर्ग वह वर्ग है जो अंग्रेजी बोलने के कौशल, यानी जो अंग्रेजी बोलना सीख गया है, ऊंची जातियों के आधुनिक व्यवहार का अभ्यास कर रहे हैं, यानी ऊंची जातियों का जो रहन सहन का तरीका है उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्यम वर्ग एक अन्य वर्ग है जो वेतन प्राप्त करते हैं और शिक्षा पूंजी रखते हैं, यानी जो सैलरी लेते हैं, यानी सैलरी वाले काम करते हैं और इनके पास शिक्षा है, शिक्षित हैं। ये कौन कह रहे हैं? देश पांडे कह रहे हैं। एक अन्य विद्वान है फर्नांडिस और हिलार, इन्होंने भी कुछ विचार दिए। इन्होंने कहा है कि एक नई मध्यवर्गीय की बात की है इन्होंने। ये क्या कहते हैं कि नया वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त प्राधिकारी और उच्च व्यवसायिक परिचय या सांस्कृतिक पूंजी वाले लोगों का गठन करते हैं। ये परिभाषा है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। केवल 2 परिभाषा है यहाँ पे, या 2 लोगों के विचार आप समझ ले जो आपको आसान लगे, ठीक है।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपको एक ही टॉपिक की 10 परिभाषाएं मिलती हैं, पढ़नी आपको 10 की 10 है, लेकिन आपको जो आसान लगे आप वो परिभाषाएं अपने पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कोई चीज आपको नहीं अगर समझ में आ रही हो तो उसके पीछे भगना मत। आपको 2 या 3 ही लिखनी होती है पेपर में, सारी नहीं लिखनी होती 10 की 10, लेकिन पढ़ आप सभी को लेना। वर्ग और जाति का अंतर, देखिए वैसे आपके में टॉपिक में वर्ग और जाति का बंधन बताया हो, पर मैं आपको अंतर बता देता हूँ, क्योंकि एक बार मैं देख रहा था क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन में वर्ग और जाति के अंतर को ही पूछा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। वर्ग और जाति में अंतर होता है, क्या होता है? भारतीय समाज में जाति और वर्ग का अनोखा गठजोड़ देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जाति वर्ग सब कुछ है। जाति जो है जन्म पे आधारित है, लेकिन वर्ग जो है जन्म पे आधारित नहीं है। एग्जाम्पल देखिए क्या है कि मान लो किसी ने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया, तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, वो ना तो अपने से छोटी जाति में जा पाएगा, ना ना ही वो किसी दूसरी जाति में जा पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जन्म पे आधारित होती है। लेकिन वर्ग जो होता है वो बदला जा सकता है। मान लो कोई गरीब वर्ग का है, तो वो गरीब से मेहनत करके अमीर बन सकता है, लेकिन कोई किसी जाति का है तो वो जाति नहीं बदल सकता है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। आगे देखिए, जाति को बदला नहीं जा सकता, परंतु वर्ग को बदला जा सकता है। जाति के नियमित दायरे होते हैं, पर वर्ग के दायरे नहीं होते। जाति के दायरे होते हैं, उसमें रूल्स होते हैं। इस मतलब हम इस जाति के हैं तो हमें इसी जाति में शादी करनी है, हम इस जाति के हैं तो जाति में जो भी मतलब हमारे जो परंपरा चली आ रही होगी हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। चलो आप तो शहरों में रहते होंगे शायद, गांव वगैरह में तो जाति का बहुत बड़ा महत्व होता था। जाति से निकाल देते थे अगर कोई गलत काम कर देता था, उसे गांव से निकाल दिया जाता था, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। ऐसा ऐसा होता था। तो जाति के भाई कठोर नियम होते थे, बिल्कुल याद रखना है। जाति एक बंद व्यवस्था है, जबकि वर्ग एक खुली व्यवस्था है। बंद व्यवस्था आपको पहले भी समझा रखा है जाति वाले चैप्टर में, नहीं देखा है तो आप वहां देखिए। जाति व्यवस्था में गतिशीलता नहीं होती, जबकि वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता होती है। गतिशीलता क्यों नहीं होती? देखो, जाति में क्या होता था, जो काम होता था वो जाति पे आधारित होता था। मान लो कोई जाति के लोग हैं, वो लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनमें क्या होता था, वो उसका बेटा भी वही काम करेगा, उसका बेटा भी वही काम करेगा, उसका बेटा भी, ऐसा सिस्टम कर रखा था। तो इसीलिए ये क्या था, इसमें गतिशीलता नहीं थी। पर वर्ग में ऐसा नहीं है, लकड़ी का काम करने वाले का बेटा चाहे तो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, चाहे तो डॉक्टर बन सकता है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो यही जाति और वर्ग में कुछ अंतर है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जरा भी दिक्कत आए तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। एसएल की बुक आपके पास है, पढ़ लें। इसके अलावा किसी राइटर की बुक है आपके पास, राइटर की बुक पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक आपको सारा बता दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।